back to your very own channel Quick Studies, and today we will talk about the 28th and the last state of Bharat Darshan series, and that is West Bengal. तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल आप सब इसे अच्छे से जानते होंगे। ये भारत का 28वां अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो भारत का 28वां राज्य है। अभी इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट्स हैं। 27 हमने इससे पहले कवर कर चुके हैं हम अपनी सीरीज में, और ये हमारा आखिरी स्टेट है वेस्ट बंगाल। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अगर नाम की बात करें तो ये जो बंगाल वर्ड है, ये बंगाल वर्ड दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। पहली जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये जो बना है ये बंग शब्द से बना है। किससे बना है? बंग शब्द से। और ये बंग क्या था? एक ट्राइब थी। ट्राइब यानी एक कबीला होता था दोस्तों, बंग ट्राइब। ये कौन सा कबीला था? द्रविडियन। कौन सा था? द्रविडियन ट्राइब थी। और ये जो ट्राइब थी यानी ये जो कबीला था, ये कबीले के लोग कब रहा करते थे इस एरिया में? 1000 BC। कब रहा करते थे? 1000 BC, यानी 1000 ईसा वर्ष पूर्व यहां पे द्रविडियन कबीला रहता था जिसका नाम था बंग कबीला, और उसी बंग से शब्द बना है बंगाल। दूसरी थ्योरी दोस्तों, दूसरी थ्योरी कहती है कि यहां पे किंगडम ऑफ वेंगा, ठीक है, किंगडम ऑफ वांगा या फिर इसे बांगा भी कहते हैं, ठीक है, किंगडम ऑफ वांगा या फिर किंगडम ऑफ बांगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम था दोस्तों समटाटा। क्या नाम था? समटाटा। तो इसे किंगडम ऑफ वेंगा भी कहते थे या किंगडम ऑफ समटाटा। और ये जो बेंगा शब्द है या वेंगा शब्द है, इसी से बना है बंगाल, ठीक है। तो ये दो थ्योरी इसके नाम के पीछे दी गई हैं, और ये दोनों मैंने आपको बता दी हैं। इनमें से क्या सही है क्या गलत है वो तो खैर जितने भी हमारे साहित्य के जो लेखक हैं वो उनके बीच का विवाद है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी था कि बंगाल शब्द है वो किससे बना हो सकता है। तो ये दोनों थ्योरीज हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा क्या है कि वेस्ट बंगाल की हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, और हिस्ट्री हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम इसकी मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो मेडाइवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री है अगर वो हम कवर करने लगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए फिर एंशिएंट, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों हम शुरू करेंगे इसमें 1757 से, ठीक है। और 1757 से बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने ये वाला जो प्रोविंस था ये ले लिया। किससे ले लिया? सिराजुद्दौला से। किससे ले लिया? सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला को दोस्तों भारत का द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर यानी भारत का आखिरी स्वतंत्र शासक माना जाता है सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला से बैटल ऑफ प्लासी के बाद किसके पास चला गया? ये जो साम्राज्य था ये किसके पास चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। अब दोस्तों ईस्ट इंडियन कंपनी ने टेक ओवर करने के बाद क्या हुआ? 1764 की बात करते हैं। यहां पे हुआ था दोस्तों बैटल ऑफ बक्सर। क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये विजयी रही, और इसी के साथ अगले ही साल इनको क्या मिल गया? रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। रेवेन्यू यानी यहां से कर वसूलने का। जो बंगाल जो साम्राज्य था, बंगाल प्रोविंस जो था, वहां से कर वसूलने का यानी टैक्स इकट्ठा करने का राइट किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। अब दोस्तों किसी भी क्षेत्र से अगर ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, पैसा कलेक्ट करेगी, तो क्या होगा? वहां पे उसके पास पावर आएगी, क्योंकि पैसा है तो पावर है, हथियार खरीद सकते हैं, सेना बढ़ा सकते हैं। तो क्या हुआ? 1765 में जब इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिला तो इनकी सेना काफी मात्रा में बढ़ गई। उसके बाद दोस्तों 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि हमारे क्षेत्र के जितने भी जिन जिन क्षेत्रों पे हम राज करते हैं, जिन जिन क्षेत्रों पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है, उन क्षेत्रों की कैपिटल क्या होगी? कैपिटल कैलकटा होगी। क्या होगी? कैलकटा। तो इन्होंने क्या किया? कैलकटा को अपनी राजधानी बना दिया, और यही कैलकटा दिल्ली से पहले क्या थी? भारत की राजधानी कहां थी?
कैलकाटा। 1911 में दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में इस राजधानी को चेंज करके दिल्ली लाया गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले राजधानी कहां थी? कैलकाटा में थी, ठीक है। और इसको किसने बनाया था कैलकाटा को राजधानी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, ठीक है। 73 में कैपिटल आ गई। इसके बाद सीधा 1857 में चलते हैं, ठीक है। 1773 से 1857 तक लगभग सब सही चल रहा था। 1857 में दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी, जिसको इंडियन रेबेलियन भी बोला जाता है, ठीक है। तो 1857 में क्या हुआ? इंडियन रेबेलियन हुआ, ठीक है। इंडियन रेबेलियन जब हुआ तो क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी से जो अधिकार था वो किसको चला गया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ के लोग खुश नहीं थे, तो ये जो जितने भी इनके अधिकार थे वो किसके पास चले गए? ब्रिटिश क्राउन के पास चले गए। किसके पास? ब्रिटिश क्राउन, यानी जो इंग्लैंड की महारानी थी, यूनाइटेड किंगडम की जो महारानी थी, उनके पास सारे अधिकार चले गए। और ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? यहाँ पे एक नया एडमिनिस्ट्रेटर भेजा। क्या भेजा? एडमिनिस्ट्रेटर भेजा। कहां? इंडिया भेजा, जिसको हम क्या बोलते थे? वाइसरॉय, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये एक नया पद बनाया गया जो कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भेजा गया एक अधिकारी था, जिसको बोलते थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी उसके पास, ठीक है। 1857 में वाइसरॉय आ गया। फिर अगर हम बात करें दोस्तों 1947 की बात करें तो तब क्या हुआ था? भारत आजाद हो गया। भारत आजाद हो गया, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। तो भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए तो बंगाल का भी विभाजन हुआ, ठीक है। बंगाल दो भागों में बंट गया। कौन से भाग में? ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। कौन से दो भागों में बन गया? ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो था वो तो हमारे हिस्से में आया, ठीक है। और ईस्ट बंगाल जो था वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, ठीक है। तो ये किसके हिस्से में गया? ये डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के हिस्से में गया, ठीक है। और ये कहां पे आया? डोमिनियन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दो हिस्से बन गए। 1956 में जो ईस्ट बंगाल था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया दोस्तों? पाकिस्तान कर दिया गया। ईस्ट पाकिस्तान। क्या कर दिया गया? ईस्ट पाकिस्तान कर दिया गया। और ईस्ट पाकिस्तान को दोस्तों 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को भारत की मदद से आजाद करवाया गया और ये क्या बन गया? बांग्लादेश, ठीक है। तो ये पूरी हिस्ट्री थी। 1757 से शुरू हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर छीन ली। किससे? सिराजुद्दौला से, जो कि इंडिया का लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर भी बोला जाता है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, अंग्रेजों की जीत हुई। जिसके बाद क्या हुआ? 1765 में, यानी अगले ही साल उन्होंने क्या कर दिया? रेवेन्यू कलेक्ट करने का उनको अधिकार मिल गया, यानी टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। टैक्स कलेक्ट करते गए तो ये पावरफुल हो गए। पावरफुल हो गए तो सेना बढ़ गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया? अलग अलग क्षेत्रों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। अलग क्षेत्रों पे कब्जा किया और उसके बाद कहा कि ये हमारे जितने भी क्षेत्र हमारे अधिकार में हैं, उनकी राजधानी क्या होगी? कैपिटल कलकत्ता होगी। और यही क्या बनी? इंडिया की कैपिटल भी बनी, ठीक है। उसके बाद 1857 इंडियन रेबेलियन, यानी भारत की जो क्रांति हुई 1857 की, उसमें क्या किया? ब्रिटिश जो क्राउन था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार ले लिए और सारे पावर किसके पास चली गई? ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। ब्रिटिश क्राउन ने एडमिनिस्ट्रेटर भेजा इंडिया के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता था? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। 1947 ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल अलग हो गए। जब भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुए, तो बंगाल का भी विभाजन हुआ। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बना। वेस्ट बंगाल डोमिनियन ऑफ इंडिया के हिस्से में आया, ईस्ट बंगाल डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के पास गया। 1956 में जो ईस्ट बंगाल था उसका नाम बदल के जो ईस्ट पाकिस्तान कर दिया गया और ईस्ट पाकिस्तान को 1971 में आजाद करवाया गया, पाकिस्तान से अलग करवाया गया भारत की मदद से। और 1971 में क्या बन गया? बांग्लादेश एक नया देश बन गया, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थी हिस्ट्री, मैंने आपको रिपीट करवा दी। अब दोस्तों हम बात करते हैं बंगाल के मैप के बारे में, ठीक है। चलिए तो अब है ना हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ज्योग्राफिकल अगर मैप बनाते हैं हम, सबसे पहले जो कुछ इस तरह का मैप है बंगाल का, ठीक है।
कुछ इस तरह का बंगाल का मैप है। और बंगाल के सबसे ऊपर की बात करें तो दोस्तों यहां पे है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। इस तरफ दोस्तों है नेपाल, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल। और इस तरफ एक और पड़ोसी देश है जिसका नाम है भूटान, ठीक है। इसके अलावा यहां पे बात करें तो यहां पे बिहार स्टेट है, यहां पे झारखंड है, यहां पे उड़ीसा है, और ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों ये है बांग्लादेश, ठीक है। और यहां पे है दोस्तों असम। तो अब अगर बांग्लादेश की बात करें दोस्तों तो ये वाला जो क्षेत्र था ये बांग्लादेश का, ये भी पहले क्या हुआ करता था, मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया। तो ये वाला क्षेत्र भी पहले बंगाल हुआ करता था, ठीक है। और इस वाले क्षेत्र को ही नाम दिया गया था ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल के बाद ये वाला हिस्सा क्या बना? ईस्ट पाकिस्तान बना। और ईस्ट पाकिस्तान से फिर क्या बना? नया देश बांग्लादेश, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा था दोस्तों, ये जितना भी ये वाला हिस्सा कौन सा था? बंगाल विभाजन के बाद ये वेस्ट वाला हिस्सा था जो कि इंडिया के हिस्से में आया था। और ये इसको ही क्या बोला गया? वेस्ट बंगाल बोला गया, ठीक है। आज भी हम इसको वेस्ट बंगाल ही बुलाते हैं। तो अब दोस्तों एक खास चीज आप नोट करना, जो बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वो 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। एक नेपाल के साथ, एक भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो कितने हो गए? 3 इंटरनेशनल बॉर्डर हो गए, ठीक है। और भारत के अंदर 3 ही ऐसे राज्य हैं जो कि 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। उन 3 राज्यों में से एक तो वेस्ट बंगाल है, और बाकी के 2 राज्य जो हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एक हिंट मैं आपको दे देता हूं कि वो 2 राज्य जो हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट में हैं, ठीक है। तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। नॉर्थ ईस्ट के आपको वो 2 राज्य और बताने हैं जो कि 3 अलग अलग कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 इसके अंदर स्टेट हो गए, ठीक है। बिहार, सिक्किम, आसाम, झारखंड एंड उड़ीसा, 5 स्टेट बॉर्डर हो गए, ठीक है। 3 इंटरनेशनल बॉर्डर, 5 स्टेट बॉर्डर, ठीक है। तो ये तो थी इसका ज्योग्राफिकल मैप, रफ मैप है, लेकिन आप इससे समझ जाइए कि ये क्षेत्र किस हिसाब से घिरा हुआ है। अब इसके अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, अगर कोई आपसे पूछे कि बंगाल की स्थापना कब हुई, वेस्ट बंगाल की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी दोस्तों 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसका इस्टेब्लिशमेंट माना जाता है, ठीक है, स्थापना मानी जाती है। अब अगर बंगाल के हम एरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम एरिया की बात करें तो वो है 88,752 किलोमीटर स्क्वायर, और इसके हिसाब से इसकी रैंक कौन सी है? 13th रैंक है, यानी 88,752 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, जिसके हिसाब से इसकी भारत के अंदर 13वां स्थान है स्टेट्स की, अगर हम बात करें एरिया में। अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। दोस्तों यहां की जो पॉपुलेशन है वो है दोस्तों 91.35 मिलियन, यानी लगभग 9,13,50,000 के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। और अगर मिलियंस में बात करें, आपको याद रखने में आसानी होगी, 91.35 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो 9,13,50,000। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो इसकी 4th रैंक है, ठीक है। अब हमें एरिया पता है, पॉपुलेशन पता है, अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी है दोस्तों 1029 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये क्या है, इंडिया के अंदर 1st रैंक पे आता है, यानी कि हाईएस्ट पॉपुलेशन। 2011 का जो पॉपुलेशन सेंसस था, 2011 के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी थी? पॉपुलेशन डेंसिटी वेस्ट बंगाल की थी। बिहार मत कर देना, बिहार दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन 1029
पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, ये इसकी डेंसिटी है एंड इसके हिसाब से ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया के अंदर। अगर हम स्टेट्स की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं कर रहा मैं, स्टेट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं, यानी कि साक्षरता दर। साक्षरता दर की बात करें तो दोस्तों वो है 77.08%, जो कि इंडिया की एवरेज जो वो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, उससे ज्यादा है, ठीक है। और लिटरेसी रेट के बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पे सेक्स रेशियो, ठीक है, लिंगानुपात बहुत जरूरी है, हर स्टेट का लिंगानुपात 950/1000, यानी कि 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। तो इसकी जो सेक्स रेशियो है वो कितनी है, 950 फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ क्या, सेक्स रेशियो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज की, लैंग्वेजेस। यहाँ पे लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है दोस्तों, दो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे। पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली। कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, पहली बंगाली, एंड दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे दो तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, बंगाली एंड इंग्लिश। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नेपाली बोली जाती है, साथ में यहाँ पे भोजपुरी भी बोली जाती है, इसके अलावा यहाँ पे असमी भाषा भी बोली जाती है, और उर्दू भाषा भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है। तो बाकी की बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन अगर आपको से कोई पूछेगा तो यही पूछेगा कि बंगाल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो वो है बंगाली एंड इंग्लिश, ठीक है। ये दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यहाँ की। अगर हम दोस्तों रिलीजन की बात करें, रिलीजन यानी कि यहाँ पे कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पे रहते हैं हिंदू, ठीक है। और हिंदू कितने रहते हैं, 70.54%, 70.54% यहाँ पे हिंदू रहते हैं। अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, मुस्लिम्स तो वो रहते हैं दोस्तों 27.01%। और अगर हम बात करें ईसाइयों की, क्रिश्चियंस, ठीक है, तो क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ पे कितने हैं दोस्तों, 0.27%, और बाकी के अदर जो कि 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ के रिलीजन्स हो गए। अब दोस्तों रिलीजन के बाद हम बात करते हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट सिंबल्स की। और इंपॉर्टेंट सिंबल्स की मैं बात करूं, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने साथ साथ में नोट कर लिया होगा। 3 इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, 5 स्टेट बॉर्डर्स हैं। इसके अलावा इसकी स्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 को। एरिया कितना है, 88,752 किलोमीटर स्क्वायर, और पॉपुलेशन कितनी है, 91.35 मिलियन, जिसमें पॉपुलेशन रैंक इसकी 4th है। डेंसिटी की अगर बात करें तो 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 77.08%, जो कि इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट से ज्यादा है। सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो 950 फीमेल पर 1000 मेल, यानी 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ये यहाँ की सेक्स रेशियो है, यानी कि लिंगानुपात है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो बंगाली एंड इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ पे आसामी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी, उर्दू, ऐसी कई भाषाएं बोली जाती हैं। रिलीजन की अगर बात करें तो हिंदू हाईएस्ट मात्रा में यहाँ पे रहते हैं, 70.54% यहाँ के लोग हिंदू हैं। उसके अलावा मुस्लिम पॉपुलेशन 27.01% है। एंड थर्ड जो रिलीजन है वो है यहाँ पे ईसाई धर्म, जो कि 0.27% है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब फटाफट यहाँ के सिंबल्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ के इंपॉर्टेंट जो राजकीय चिन्ह होते हैं, ठीक है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, मैमल, यानी कि यहाँ का राजकीय पशु। और राजकीय पशु क्या है दोस्तों, फिशिंग कैट, ठीक है। फिशिंग कैट यहाँ का राजकीय पशु है। अब राजकीय पक्षी की बात कर लेते हैं, बर्ड, ठीक है। बर्ड की अगर बात करूं तो वो है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, ठीक है। व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर बहुत ही खूबसूरत पक्षी होता है, जिसकी ये जो गर्दन है ये व्हाइट कलर का यहाँ पे एक धब्बा होता है। और किंगफिशर आप लोग सब जानते होंगे, जो कि एक ब्रांड भी है बियर का, जो लोग पीते हैं। उसके अलावा मैमल और बर्ड हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के फ्लावर की,
ठीक है। फ्लावर की दोस्तों अगर बात करें तो फ्लावर है यहाँ का जैस्मीन, ठीक है, जैस्मीन जिसको हम मोगरा भी बोलते हैं, ठीक है। मोगरे का फूल यहाँ का नेशनल जो राजकीय फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है। एंड जैस्मिन या फिर अगर स्पेसिफिक मैं कहूं तो नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, ठीक है, रात को खिलने वाला जैस्मिन। अब अगर बात करें तो ट्री बच गया दोस्तों हमारा, ठीक है। यहाँ का राजकीय पेड़ जो वृक्ष जो होता है, राजकीय वृक्ष, वो क्या है, चैटिम ट्री, ठीक है। ये यहाँ के प्रमुख सिंबल थे, राजकीय सिंबल्स जो थे वो ये हो गए। मैमल राजकीय पशु क्या है, फिशिंग कैट। बर्ड क्या है, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। फ्लावर कौन सा है, जैस्मिन या नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन। एंड यहाँ का ट्री कौन सा है, चैटिम ट्री, ठीक है। तो ये यहाँ के 4 प्रमुख सिंबल थे। अब दोस्तों कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल डेटा की बात कर लेते हैं, ठीक है। राजनीति से जुड़े हुए कुछ प्रमुख पद, यहाँ पे कितनी सीटें होती हैं, ठीक है, वो सब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रमुख पद आता है किसी भी राज्य में वो होता है दोस्तों गवर्नर का। और यहाँ के वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है दोस्तों, जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है, ये यहाँ के गवर्नर हैं। और सीएम आप सब लोग जानते होंगे, सीएम काफी पॉपुलर है यहाँ की। सीएम मोदी जी के साथ बहुत कमी बनती है उनकी, तो वो है दोस्तों ममता बनर्जी, ठीक है, ये है ममता बनर्जी। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करती हैं। AITC ये इनकी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है। अब दोस्तों यहां पे अगर बात करें हम चीफ जस्टिस यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं किस कहां के, कोलकाता हाई कोर्ट के। कोलकाता हाई कोर्ट के अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो है दोस्तों TB राधाकृष्णन, TB राधाकृष्णन, ठीक है। अब यहाँ पे सीटों की बात कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले तो आती हैं दोस्तों राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 16 सीटें हैं। अब अगर बात करें दोस्तों लोकसभा की, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 42 सीटें यानी 42 सीट्स। अब अगर बात करें हम विधानसभा की, विधानसभा की दोस्तों यहाँ पे 294 सीट्स हैं यानी 294 सीटें। और यहाँ पे विधानसभा है और विधानमंडल नहीं है, ठीक है, ये यूनिकैमरल, ठीक है, यूनिकैमरल सिस्टम है। यहाँ पे केवल विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होता, ठीक है। तो एक सदनीय विधानमंडल है, यूनिकैमरल सिस्टम। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में। और ज्योग्राफिकल फैक्ट्स में आपको पता ही है, सबसे पहले हमारी रिवर्स आएंगी और उसके बाद नेशनल पार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रिवर्स की। रिवर्स की बात करें दोस्तों तो सबसे प्रमुख नदियां जो है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख है और बार बार एग्जाम में आती हैं उनके नाम आप याद कर लेना दोस्तों। सबसे प्रमुख में पहले नंबर पे आएगी गंगा रिवर ऑब्वियसली, और उसके अलावा दोस्तों हुगली रिवर, उसके अलावा दामोदर रिवर, दामोदर के अलावा तीस्ता रिवर और महानंदा, ठीक है। नदियां इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो प्रमुख नदियों में जो आती हैं वो ये नदियां हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी रिवर्स वेस्ट बंगाल की। उसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों नेशनल पार्क्स की। नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में कुल 6 नेशनल पार्क हैं और 6 के 6 नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला दोस्तों आता है सुंदरबंस, सुंदरबंस नेशनल पार्क सबसे ज्यादा पॉपुलर है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा एक और जो टाइगर प्रोजेक्ट जो बनाया गया टाइगर्स के लिए वो था दोस्तों बक्सा नेशनल पार्क। कौन सा, बक्सा नेशनल पार्क। ये दोनों ही किसके लिए हैं, टाइगर्स के लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो नेशनल पार्क जो आता है वो है सिंगलीला, ठीक है, सिंगलीला नेशनल पार्क। ये दोस्तों यहाँ पे दार्जिलिंग में पड़ता है, जो कि नेपाल और दार्जिलिंग के बीच में बॉर्डर का भी काम करता है। सिंगलीला एक पहाड़ी क्षेत्र है और जहां पे ये नेशनल पार्क है, ठीक है, सिंगलीला नेशनल पार्क। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो चौथा हमारा नेशनल पार्क है जल्दापाड़ा,
जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क ये चौथा नेशनल पार्क है। पांचवी अगर हम बात करें तो गोरुमारा, ठीक है, गोरुमारा, ठीक है। और इसके अलावा छठा अगर नेशनल पार्क की बात करें तो वो है दोस्तों नेवरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 नेशनल पार्क हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। 6 के 6 नाम आप याद कर लेना, याद रखना बहुत इजी है। सुंदरबंस और बक्सा ये दोनों ही टाइगर्स के लिए बनाए गए हैं। सिंगालीला नेशनल पार्क है, ये जो है ये नेपाल एंड दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है उसके बीच में पाया जाता है, सिंगालीला की पहाड़ियों में। और जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, नेवरा वैली है, वो उसके अंदर फ्लावर्स बहुत अच्छे होते हैं, ये भी काफी पॉपुलर है। यहाँ पे सीनरी जो देखने लायक जो सीनरी है वो बहुत अच्छी है नेवरा वैली में, ठीक है। तो ये 6 नेशनल पार्क थे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ के कल्चर के बारे में, वेस्ट बंगाल के कल्चरल चीजों के बारे में। और कल्चर में सबसे पहले कहीं भी हम देखेंगे तो आएगी फेस्टिवल्स, यानी उस क्षेत्र में त्योहार कौन से मनाए जाते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो वेस्ट बंगाल के त्योहार की जब भी बात होती है तो सबसे पहले आप लोगों को भी पता है कौन सा त्योहार आएगा, वो है दोस्तों दुर्गा पूजा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है हमारे वेस्ट बंगाल का। और जैसे बिहार के अंदर छठ पूजा है, सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, वैसे ही दुर्गा पूजा का सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है वेस्ट बंगाल में। दूसरे नंबर पे जो त्योहार है वो है दोस्तों काली पूजा, ठीक है, ये गॉडेस काली के लिए मनाया जाता है, ठीक है, काली पूजा। और तीसरा जो त्योहार है दोस्तों वो ईद उल फितर, ठीक है, ये मुस्लिम्स के द्वारा मनाया जाता है। आपको पता होगा पास में बांग्लादेश भी है और बहुत सारे मुस्लिम जो 27% मुस्लिम यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी रहते हैं, तो ईद उल फितर मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्रिसमस भी मनाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया तीसरी जो हाईएस्ट जो रिलीजन है वेस्ट बंगाल में वो क्रिश्चियंस का है, तो क्रिसमस भी मनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे छठ पूजा भी मनाई जाती है, ठीक है, छठ पूजा, क्योंकि बिहार यहाँ का नेबरिंग स्टेट है, तो बहुत सारे बिहार के लोग भी वेस्ट बंगाल में रहते हैं और वो लोग क्या छठ पूजा मनाते हैं। तो ये तो प्रमुख त्योहार थे। इसके अलावा जो भारत में बाकी दिवाली, होली, जो भी त्योहार है वो तो मनाए ही जाते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में प्रमुख जो त्योहार जो खास तौर पे आपको पढ़ने चाहिए, याद रखने चाहिए, वो ये है। दुर्गा पूजा सबसे इंपॉर्टेंट है, काली पूजा, उसके अलावा ईद उल फितर, क्रिसमस एंड छठ पूजा, ठीक है। तो ये तो हो गए यहाँ के फेस्टिवल्स। अब डांस फॉर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों। डांस फॉर्म की दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहला डांस फॉर्म आता है गंभीरा, ठीक है, गंभीरा डांस। ये गॉडेस शक्ति जो देवी है, शक्ति देवी के लिए ये डांस किया जाता है उनके भक्तों के द्वारा। क्या है? गंभीरा डांस, ठीक है। दूसरा जो डांस फॉर्म है दोस्तों वो है कीर्तन डांस, ठीक है। ये कीर्तन डांस है, ये लॉर्ड कृष्णा के लिए किया जाता है, जो भगवान कृष्ण है उनके लिए कीर्तन किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों तीसरा डांस फॉर्म है छाऊ। ये यहाँ के जो लोकल ट्राइबल ग्रुप्स हैं वेस्ट बंगाल के, वो ये लोग करते हैं। ये ट्राइबल डांस जो फोक डांस है ये काफी पॉपुलर है। इवन मैं कहूंगा कि ये सबसे पॉपुलर डांस फॉर्म है छाऊ डांस जो है वेस्ट बंगाल का। इसके अलावा दोस्तों एक और डांस फॉर्म होता है अलकप डांस। कौन सा डांस फॉर्म? अलकप डांस। अलकप डांस एक्चुअली क्या है? ये एक डांस ड्रामा है, मतलब डांस में ड्रामा भी किया जाता है और इसमें लव स्टोरीज दिखाई जाती हैं। अलकप डांस में क्या दिखाया जाता है? एक डांस ड्रामा है जिसमें एक लव स्टोरी दिखाई जाती है डांस के थ्रू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म थे यहाँ के। गंभीरा डांस गॉडेस शक्ति के लिए किया जाता है, कीर्तन डांस लॉर्ड कृष्णा के लिए किया जाता है, छाऊ डांस यहाँ का सबसे पॉपुलर डांस है फोक डांस की अगर बात करें, और अलकप डांस एक डांस ड्रामा है जिसमें लव स्टोरी दिखाई जाती है। तो ये तो बात हो गई यहाँ के कल्चर के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों एंड में हम, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें हम वेस्ट बंगाल के, तो वेस्ट बंगाल के मैं 3-4 आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट वो है हावड़ा।
हावड़ा स्टेशन के बारे में। ठीक है, हावड़ा स्टेशन जो है दोस्तों वेस्ट बंगाल का, हावड़ा रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूं। रेलवे स्टेशन इंडिया का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, यानी सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन कौन सा है इंडिया का? हावड़ा रेलवे स्टेशन है। और अगर सबसे बड़े स्टेशन कॉम्प्लेक्स की बात करें, मैं प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेशन की जो बिल्डिंग होती है, सबसे बड़ा स्टेशन कॉम्प्लेक्स कौन सा है? हावड़ा स्टेशन है। तो सबसे बिजी और सबसे बड़ा जो स्टेशन कॉम्प्लेक्स है वो किसका है? हावड़ा स्टेशन का है दोस्तों। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं यहां का स्टेडियम यानी कि ईडन गार्डन्स की। ठीक है, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है। आपको पता होगा इंडिया में क्रिकेट कितना ज्यादा चलता है। ईडन गार्डन जो है दोस्तों वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मोहन बागान एथलेटिक क्लब। जो लोग मोहन बागान को नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि मोहन बागान एक फुटबॉल क्लब है और ये इंडिया का पहला फुटबॉल क्लब है। सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बागान फुटबॉल क्लब, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अब दोस्तों अगर अगले हम बात करें तो वो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और ये कहां पे स्थित है? कोलकाता। कोलकाता के अंदर दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, जो कि भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। यानी अगर आपसे कोई पूछे भारत का सबसे बड़ा पब्लिक लाइब्रेरी, मैं पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर रहा हूं, भारत की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी यानी सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। 5वें नंबर का फैक्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सब लोग जानते होंगे। एसबीआई की स्थापना दोस्तों 1806 में कोलकाता में ही हुई थी। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली ब्रांच कहां पे हुई थी? कलकत्ता में 1806 में। तो एसबीआई की शुरुआत कहां से हुई है? वेस्ट बंगाल से। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों वेस्ट बंगाल के बारे में, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी वेस्ट बंगाल के बारे में। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज 8 हैं अभी इंडिया के अंदर। उन सभी यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आने वाले वीडियोस में। वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।